सभी को प्रणाम। शिक्षक दिवस पर सीसी द्वारा आयोजित इस विशेष व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज दिन भी विशेष है और इस व्याख्यान को आरंभ करने से पूर्व मैं इस व्याख्यान को उन सभी गुरुजनों को समर्पित करता हूं जिनके ज्ञान के कारण आज मैं यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हूँ और आपके सामने शिक्षक दिवस के इस महत्वपूर्ण व्याख्यान में आपके समक्ष अपनी बातें रखना चाहता हूँ। आज का विषय भारतीय शिक्षण प्रविधि औपनिषदीय आधार होगा, जिसके अंतर्गत मैं भारतीय ज्ञान प्रणाली के विशेष संदर्भ में आपके समक्ष भारतीय शिक्षण प्रविधि की बात रखूंगा कि उपनिषदों में क्या कहा गया है और उसके अनुरूप हम किस प्रकार अपने गुरुजनों से ज्ञान अर्जित करते रहे हैं। भारत विश्व गुरु सदा से रहा है, भविष्य में भी रहेगा। उस दिशा में किस प्रकार से हम भारतीय शिक्षण विधि का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा मेरा प्रयास होगा कि आपके समक्ष उन बातों को रखूं। सर्वप्रथम आपके समक्ष मैं इस बात को रखना चाहूँगा कि शिक्षक दिवस जो 5 सितंबर का दिन है, वो किसी की स्मृति में हम उत्सव की तरह मनाते हैं। भारत के संपूर्ण भारत में समस्त विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में यह दिवस उत्साह के साथ विद्यार्थीगण एवं गुरुजन मनाते हैं। भारत में वर्ष 1962 से यह परंपरा रही है शिक्षक दिवस को उत्सव की तरह मनाने की। इससे पूर्व की मैं शिक्षण प्रविधि पे बात करूं, मैं आपको बताऊं कि इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन रहा है 5 सितंबर 1962। और एक कहानी इसके पीछे है कि उनके कुछ विद्यार्थी उनके समक्ष आए और उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की कि हम आपका जन्मदिवस उत्सव की तरह मनाना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं। तो उन्होंने काफ़ी सहजता से अपनी इस बात को रखा कि मैं अत्यंत प्रसन्न होऊंगा यदि आप इस दिवस को, मेरे जन्म दिवस को संपूर्ण गुरुजनों को समर्पित करें। संपूर्ण भारत में जितने भी गुरुजन हैं जो अपने छात्रों को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, उनको समर्पित करें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और उस दिन से ही 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है, अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है, हम सभी के लिए मार्गदर्शन लेने का दिवस है। विश्व शिक्षक दिवस यूनेस्को ने 5 अक्टूबर को बताया है, लेकिन यदि हम भारतवर्ष की बात करें तो हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को ही शिक्षक दिवस के रूप में हम उत्सव की तरह मनाते हैं। आज का दिन शिक्षक दिवस है, 5 सितंबर 2023 है और यह दिवस उन सभी गुरुजनों को समर्पित है। तो उन सभी गुरुजनों को प्रणाम जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे ज्ञान दिया, उन सभी का आभार। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिवस है, शिक्षक दिवस है, तो उनके विचारों से आरंभ करते हैं। उनके विचार हमारे लिए एक मार्गदर्शक की तरह आते हैं। उनका कहना था, टीचर्स शुड बी द बेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री, दे शुड नॉट मेयरली इंस्ट्रक्ट बट शुड गेन द ट्रू अफेक्शन ऑफ pupils. And his concern was that the respect for teachers cannot be ordered but it should be earned. अर्थात शिक्षक जो सम्मान अपने छात्रों के हृदय में, उनके मस्तिष्क में, उनके हृदय में जो अर्जित करता है, वो वस्तुतः अर्जित करता है, वो उसके लिए कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता। एक गुरु के अंदर वो गुरुत्व होना चाहिए ताकि शिक्षक ज्ञान अर्जित करने के पश्चात भी अपने गुरु को ध्यान रखे, अपने गुरु के बताए मार्गों पर चले, उसका मार्ग प्रशस्त हो। ऐसा ही कुछ कहना चाहते थे डॉक्टर राधाकृष्णन। भारतीय शिक्षण प्रविधि को जानने से पहले हमें शिक्षा के उद्देश्य को जानना होगा। हमारे लिए जो शिक्षा का उद्देश्य है वो विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धर्माप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। हितोपदेश का श्लोक नंबर 6 जो हमें बताता है कि विद्या से हमें विनय प्राप्त होता है, विद्या अध्ययन से मनुष्य विनम्रता और सद्व्यवहार प्राप्त करता है, जिसके माध्यम से उसे योग्यता प्राप्त होती है। योग्यता से धनार्जन की सामर्थ्य या क्षमता आती है और जब धन अर्जन होता है तो धर्म कर्म कर पाना संभव होता है और अंततः उसे सुख अर्थात संतोष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के व्यवहार में दूसरों के प्रति यदि कटुता या कठोरता दिखे, निष्ठुरता दिखे, तो आप समझ जाइए कि उसने विद्या के वास्तविक अर्थ को न समझकर केवल अक्षर ज्ञान ही प्राप्त किया है, अर्थात उसने सिर्फ डिग्रियां बटोरी हैं, उसे ज्ञान नहीं हुआ है। भारतीय परिवेश की बात करें तो हमने शिक्षा का उद्देश्य कभी डिग्री नहीं माना, हमारा उद्देश्य ज्ञान अर्जन करना रहा है। हम विद्या की बात करते थे,
हम अपनी शिक्षा की जब बात करते हैं तो हम विद्यार्जन की बात करते हैं, विद्या अध्ययन की बात करते हैं। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम, अर्थात विनम्रता इस बात का परिचायक है कि आपने विद्या का अर्जन किया है, आपने विद्या अर्जित की है, विद्या ने आपको विनम्रता सिखाई है। दूसरों के प्रति कठोरता अथवा निष्ठुरता अविद्या का प्रतीक होती है, यह इस श्लोक से हमें ज्ञात होता है। विनम्रता हमें ऊंचे व नीचे के भेद को मिटाकर समानता का संदेश देती है। हम कहते भी हैं सा विद्या या विमुक्तये। श्री विष्णु पुराण के प्रथम स्कंद के 19वें श्लोक में यह कहा गया है, तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये आया साया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम। अर्थात कर्म वही है जो बंधन में ना बांधे, विद्या वही है जो मुक्त करे। अन्य जो भी कर्म हैं वो केवल श्रम मात्र हैं, कारीगरी मात्र हैं। अन्य विद्याएं केवल यांत्रिक निपुणता है। अर्थात वास्तव में यदि कहा जाए तो विद्या वही है जो हमें मुक्त करे, हमें मुक्ति की ओर ले जाए, अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए। यह विद्या का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के साथ मैं भारतीय शिक्षण प्रविधि पर अपने विचार आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वही है जो हमें मुक्त करे, जो हमें बंधन में ना बांधे, जिससे हम लिबरेटेड फील करें, स्वतंत्र फील करें। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में अंतर होता है। अनुशासन के साथ हम स्वतंत्रता का आनंद लें। विद्या वो है जो हमें मुक्त करे, ना कि किसी बंधन में बांधे। यदि हम चाणक्य नीति की बात करें तो उनका कहना था कि विद्वत्वंच नृपत्वंच नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात विद्वता और राजवैभव इन दोनों की तुलना कदापि नहीं करनी चाहिए। और राजा तो केवल अपने देश में ही सम्मानित होता है, किंतु यदि हम विद्वान को देखें तो संपूर्ण विश्व में उसका सम्मान होता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। और विद्वान का अर्थ जिसने विद्या का अर्जन किया हो, जिसने विद्या ग्रहण की हो। और चाणक्य नीति की यह बात कहती है कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। भारत सदा से विश्व गुरु रहा है। भारतीय गुरु शिष्य परंपरा की यदि हम बात करें तो हम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः की बात करते हैं। गुरु को हम ब्रह्मा भी मानते हैं, विष्णु मानते हैं। गुरु ही शिव है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है, और उन सद्गुरु को हम प्रणाम करते हैं। भारतीय शिक्षा पद्धति की यदि हम बात करें, इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करें, तो वर्तमान परिवेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के उपरांत हमने चर्चा करना आरंभ किया कि IKS नाम की भी कोई चीज़ है, इंडियन नॉलेज सिस्टम नाम की कोई विधा है, भारतीय शिक्षण पद्धति है। उसके बारे में हमने विचार करना आरंभ किया। अपनी पुरानी संस्कृति और विरासत, जिसको हम कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता के वशीभूत होकर भूलते जा रहे थे, अब उसका अनुभव हम करने लगे हैं, उसकी तरफ हम उन्मुख हुए हैं। तो निश्चित रूप से हम विश्व गुरु होने की दिशा में अग्रसर होंगे। शिक्षा में यदि भारतीयता लानी है तो सिर्फ पाठ्यक्रम या पाठ्य सामग्री में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश करने से ही आपके कार्य सिद्ध नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने पाठ्यक्रम बना दिया और उस पाठ्यक्रम से भारतीय शिक्षा पद्धति को हम उसका समावेश करने से हम अपने लक्ष्य या अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए हमें उद्देश्य के साथ नीति, पाठ्यक्रम और पद्धति चारों में भारतीयता का समावेश होना आवश्यक है। आपका उद्देश्य बहुत अच्छा है, नीति भी आपने बना ली, पाठ्यक्रम भी उसी के अनुरूप तैयार कर लिया, किंतु जो शिक्षक या जो गुरु कक्षा में विद्यार्थी के समक्ष उपस्थित हो रहा है, उसने अपनी पद्धति में भारतीय शिक्षा पद्धति को शामिल नहीं किया, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय शिक्षा पद्धति के उद्देश्यों को हम प्राप्त कर पाएंगे? यही कारण है कि उद्देश्य, नीति, पाठ्यक्रम के साथ साथ पद्धति में भी भारतीयता का समावेश होना अत्यंत आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आज के इस विशेष व्याख्यान में यह प्रयास किया है कि भारतीय शिक्षा पद्धति, जिसको वेस्टर्न कल्चर में टीचिंग पेडागोजी के बारे में कहते हैं, वहाँ पे केस मेथडोलॉजी है, लेक्चर मेथड है, एक्सपेरिमेंट्स हैं, 3-4 प्रविधियों की बात करते हैं। और हमारे उपनिषद, यदि हम उनकी तरफ उन्मुख होते हैं तो हमारे पास 12 प्रविधियाँ हैं, कम से कम 12 प्रविधियाँ हैं जिनके माध्यम से हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं।
युगानुकूल भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में आधुनिक विषयों के भारतीय पद्धति से शिक्षण का प्रबंध विकसित होना भी आवश्यक है। यदि हम भारतीय शिक्षा पद्धति की बात करें तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय शिक्षण विधि के तत्वों का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है, उन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। एकांगी अथवा अशास्त्रीय शिक्षण विधि के कारण उत्पन्न सामयिक शिक्षा की समस्त समस्याओं का समाधान इस विधि से हम कर सकते हैं। इन प्रविधियों का प्रयोग करके हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मनुष्य के पंचात्मिक व्यक्तित्व की समस्त विशेषताओं को ध्यान में रखकर समग्र एवं एकात्म विकास का माध्यम शिक्षा है। हम पंचकोशों की बात करते हैं, जिसकी चर्चा मैं अपने इस व्याख्यान में करूंगा आपसे। इस बात को प्रत्यक्ष रूप से उतारने की विधि भारत में विकसित हुई और सहस्राब्दियों तक व्यवहार में भी प्रयुक्त होती रही। कुछ समय के लिए हम भूल गए, किंतु पुनः हम उसी मार्ग पर प्रेरित हैं, उन्मुख हैं। यही कारण है कि पूरा विश्व ज्ञान प्राप्ति हेतु भारत आता रहा है। भारत सदा से विश्व गुरु रहा है। प्रचुर ज्ञान संपदा से भारतीय विधि को समझने के लिए पुनः उन शास्त्रीय पद्धतियों को वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप लागू करना संभव हो सकता है यदि हम उस पर विचार करें, उनको समझें, उनकी चर्चा करें। और इसी उद्देश्य से उपनिषदों में वर्णित शिक्षण विधि का अध्ययन करने का प्रयास हम आज के इस व्याख्यान में करेंगे। मानवीय शिक्षा की प्रधान क्रियाविधि के रूप में अदिति प्रतिष्ठित है। बोध प्राप्त करना हमारा प्रमुख लक्ष्य है। प्रबोधन की हम बात करते हैं। प्रबोधन अर्थात प्रकृष्ट बोध, अर्थात उत्कृष्ट का बोध करना, उत्कृष्ट ज्ञान का बोध करना ही प्रबोधन है। बोध की चरमावस्था को ही धी कहते हैं। धी प्राप्ति हेतु समस्त गतिविधियों का अधिष्ठान गुरुकुल माना जाता है और इन सब सूत्रों का विस्तृत विवरण ईशादी 10 उपनिषदों में तथा तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। तैत्तिरीय आरण्यक की तरफ यदि हम देखें तो हमें इन सब सूत्रों का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। मानव शरीर सत्यलोक की ओर संबोधित है। मनुष्य शरीर की स्वाभाविक गति ऊपर की ओर होती है। मेरुदंडधारी अन्य प्राणियों में मेरुदंड की स्थिति भूमि के समानांतर होने के कारण उसकी दिशा सत्यलोक की ओर नहीं होती। केवल मनुष्य का शरीर ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि उसका मेरुदंड भूमि से लंबवत होकर ऊर्ध्वगामी हो सकता है। अतः शरीर की स्वाभाविक गति सत्यलोक की ओर होती है। प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते समय अपने शरीर में पैर से लेकर सिर तक सप्तलोकों भू भुवः स्वः मह जनः तप सत्य इसका आह्वान किया जाता है। यह लोक मानवीय चेतना के क्रमशः उन्नत सोपान है, जिसका चरम सत्यलोक है। हृदय से लेकर ब्रह्मरंध्र तक फैला हुआ मानवीय मस्तिष्क जो है वो उत्तम लोक है और शरीर के इस उत्तम लोक में तपोलोक और सत्यलोक दोनों समाहित हैं। यही कारण है कि इसके लिए मुंड शब्द भी प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इसका विकास धी की उपलब्धि में अनिवार्य है। आजकल समग्र व्यक्तित्व विकास के बारे में बहुत अधिक चर्चा होती है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। शिक्षा के लक्ष्य के रूप में हम चर्चा करते समय इसमें अंगांगी, जिसको ऑर्गेनिक भाव की अवधारणा को लाते हैं और उसकी स्पष्टता अत्यंत आवश्यक है कि यह क्या है। उपनिषदों की परिभाषा में इसे पंचात्मिक विकास भी कह सकते हैं। अन्नमय स्तर में हमारा जो शरीर है उसको स्वस्थ रखना और धर्म साधन बनाना अधिक महत्व माना जाता है। अन्नमय से आरंभ करते हैं। अन्नमय स्तर जो शरीर का है उसमें हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना और धर्म साधन बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तिर्यक पशु पक्षी आदि में प्रकृति ने अन्नमय शरीर को बहुत दृढ़ और शक्तिशाली बनाया है, जिसके सहारे वे प्रकृति प्रेमी जीवन यात्रा का निर्वाह करते हैं। मनुष्य को शरीर में सुयोग्य साधन बनाने हेतु विशेष प्रयास या नियमित अभ्यास करना पड़ता है। उस अभ्यास की, उस प्रैक्टिस की जरूरत होती है। प्राणमय स्तर में मनुष्य शरीर की रचना अलग है। इसके ऊर्ध्व भाग में 101 नाड़ियों की संरचना मनुष्य को सारे जंतुओं से अलग करती है। यह उत्तमांग ब्रह्मरंध्र द्वारा विश्व रचना से संलग्न रहता है। इसीलिए मनोमय और विज्ञानमय स्तर में अपने शरीर की मुंड शक्ति का उपयोग करते हुए मानव साधना की पराकाष्ठा प्राप्त कर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो ऋषि बन सकता है। अन्नमय से मनोमय और विज्ञानमय प्राणमय की यात्रा मनुष्य ही कर सकता है। धी शक्ति का पूर्ण रूप से उपयोग करने वाला ऋषि बनता है। यही मानवीय विकास का चरम है और मेरा यह मानना है कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य भी। अर्थात जब हम ज्ञान अर्जन करते हैं तो हमारा
अंतिम उद्देश्य क्या है, हमारा अंतिम जो उद्देश्य है, या जिसे हम कह सकते हैं कि जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, वह सत्यलोक की प्राप्ति है। इस सैद्धांतिक तत्वाधार पर शिक्षा की संरचना की जाती रही है और इसीलिए इस प्रणाली का विस्तृत वर्णन तैत्तिरीय आरण्यक के शिक्षोपनिषद में मिलता है। इन तत्वों को समझने पर आप समग्र शिक्षण की प्रविधि इन तत्वों को समझने पर आप जो समग्र शिक्षण की प्रविधि है, उन प्रविधियों को आप समझ सकते हैं और उन प्रविधियों के माध्यम से आप इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जो पंचकोश की यात्रा है, अन्नमय से आरंभ होकर और हम सत्यलोक की प्राप्ति की तरफ बढ़ते हैं, उसके लिए जो प्रविधियां हैं, उन प्रविधियों की बात करेंगे। समग्र शिक्षण की विविध प्रविधियां हमारे उपनिषदों में उल्लिखित हैं। आज मैं उन प्रविधियों के बारे में आपको बताऊंगा। पहली प्रविधि जिसकी चर्चा होती है वह है प्रवचन प्रविधि, जिसको लेक्चर मेथोडोलॉजी कहते हैं। दूसरी प्रविधि प्रश्न प्रविधि है, जिसको इंक्वायरी मेथोडोलॉजी कहते हैं। तीसरी प्रमा प्रविधि, इंटेलेक्ट मेथोडोलॉजी। चौथी प्राणायाम प्रविधि, वाइटलाइजेशन मेथोडोलॉजी। पांचवी पांक्त प्रविधि, जिसको लीनियर मेथोडोलॉजी भी कहते हैं। छठी प्रजाति प्रविधि, प्रोजेनी मेथोडोलॉजी कहते हैं। सातवीं प्रमोद प्रविधि, जिसे जॉयफुल मेथोडोलॉजी कहते हैं। आठवीं पर्यटन प्रविधि, स्टडी टूर मेथोडोलॉजी। अगली है प्रज्ञान प्रविधि, जिसको लर्निंग मेथोडोलॉजी कहते हैं। तत्पश्चात प्रयोग प्रविधि, जिसे एक्सपेरिमेंट मेथोडोलॉजी कहते हैं। परिशीलन प्रविधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथोडोलॉजी। और अंत में परिष्कार प्रविधि, जिसे हम रिफाइनमेंट मेथोडोलॉजी कहते हैं। विचार कीजिए कि हम लेक्चर, केस स्टडी, एक्सपेरिमेंट, टूर यहीं तक सीमित थे और ऐसा प्रतीत होता था कि हम टीचिंग पेडागोजी में या लर्निंग मेथोडोलॉजी में अपने चरम पर पहुंच चुके हैं। यदि आप पश्चिमी सभ्यता को देखें तो उनके पास सीमित संसाधन है, सीमित प्रविधियां हैं। परिशीलन परिष्कार हमारा उपनिषद ही बताता है। ये हमारा भारतीय उपनिषद है जो हमें प्रयोग के पश्चात परिशीलन और परिष्कार की बात करता है। अध्ययन के अंतर्गत परिशीलन की बात करता है, इंट्रोस्पेक्शन की बात करता है, परिष्कार की बात करता है, रिफाइनमेंट की बात करता है। इन 12 शिक्षण प्रविधियों को जिनका उल्लेख हमारे उपनिषदों में मिलता है, उनकी चर्चा मैं आपके सामने एक एक करके करूंगा, एक एक करके आपके समक्ष रखूंगा। इसके पहले कि हम प्रविधियों की बात करें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था है या विश्वविद्यालय के स्तर पर भी यदि हम बात करें तो काफी समय से यह स्मृति आधारित रही है। अर्थात विद्यार्थी को कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, उन प्रश्नों का वह उत्तर अपनी परीक्षा में लिख कर आता है, हम उसका मूल्यांकन करते हैं और उस विद्यार्थी को हम तदनुसार उस विधा में, उस विषय में एक जो वांछित डिग्री है वो उसे प्राप्त हो जाती है। लेकिन रिफाइनमेंट की बात नहीं करते थे, रिफाइनमेंट की बात हम नहीं करते थे। जबकि यदि हम अपने उपनिषदों को देखें, अपने साहित्य को देखें तो हमें समझ में आएगा। भगवान श्री राम अपने गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं कि गुरु गृह गए पढ़न दगुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। गुरु के गृह पढ़ने के लिए गए, विद्या अध्ययन के लिए गए और अल्पकाल में ही संपूर्ण विद्या प्रभु श्री राम को आ गई, यानी विद्या अर्जन कर लिया। एक शिक्षक सिर्फ बोलकर, सिर्फ प्रवचन देकर ज्ञान नहीं दे सकता। प्रवचन सिर्फ एक प्रविधि हो सकती है, 12-14 प्रविधियों में से कोई एक प्रविधि हो सकती है, किंतु सिर्फ यही एक प्रविधि है ऐसा नहीं है। कभी कभी शिक्षक अपने व्यवहार के माध्यम से भी अपने विद्यार्थियों को बहुत कुछ सिखाता है। मेरे विद्यार्थी मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर सब कुछ गूगल पर अवेलेबल है, सब कुछ इंटरनेट पे, सर्च इंजन पे अवेलेबल है, सारी किताबें, पुस्तकें वहां पे उपलब्ध हैं, तो क्या हमें शिक्षक की आवश्यकता है? मैं उन्हें समझाता हूं कि शिक्षक की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये प्रश्न जो तुम लेकर मेरे समक्ष आए हो, इस प्रश्न का उत्तर तुम गूगल से प्राप्त नहीं कर सकते थे। यही कारण है कि तुम आज मेरे सामने आए हो और मेरे से पूछ रहे हो कि क्या हमें सिर्फ पुस्तक से ही ज्ञान हो जाएगा? शिक्षक अपने व्यवहार के माध्यम से भी, अपनी बातों के माध्यम से, मौन रहकर भी आपको ज्ञान देता है। कभी कभी शांत रहकर भी गुरु आपको कुछ संकेत देते हैं, कुछ ज्ञान देते हैं। सो
यही कारण है कि इन प्रविधियों की चर्चा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं एक एक करके आपके सामने इन प्रविधियों को रखूंगा। प्रवचन प्रविधि, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, लेक्चर मेथोडोलॉजी। उपदेश देने से देश नहीं बदलता। यदि हम सिर्फ उपदेश देते रहेंगे तो देश बदल नहीं सकता। हमें कार्य करना होगा। वचन अर्थात बोलने की क्षमता को और अधिक प्रकृष्ट बनाना ही प्रवचन कहलाता है। जब एक शिक्षक लेक्चर मेथोडोलॉजी का प्रयोग करता है, प्रवचन प्रविधि का प्रयोग करता है, तो ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ उन शब्दों को आप तक पहुंचाता है, वह उस बोलने की क्षमता को भी विकसित करने का प्रयास करता है कि आप उस शिक्षक को देखें और उसके अनुरूप बोलने का प्रयास करें। बोलने की क्षमता को और अधिक प्रकृष्ट बनाने का प्रयास करता है उस प्रविधि के अंतर्गत। योग शिक्षा के द्वारा आसन, प्राणायाम और ध्यान से मानव मस्तिष्क का सहज विकास होता है। यही कारण है कि इन सभी गतिविधियों को भी प्रवचन प्रविधि कहते हैं। आप जो गतिविधियां करते हैं वो भी प्रवचन प्रविधि में आता है। प्रकृष्ट वचन अर्थात प्रवचन के बिना आचार्य विचार का संवहन नहीं कर पाता। यदि मुझे आप तक अपना कोई विचार संप्रेषित करना है तो उसके लिए मुझे प्रकृष्ट वचन अर्थात प्रवचन अर्थात अपने शब्द आप तक पहुंचाने होंगे। यही कारण है कि यह प्रथम प्रविधि के रूप में स्थापित है। यही कारण है कि शिक्षा में प्रकृष्ट वचन अर्थात प्रवचन प्रथम स्थान प्राप्त करता है। सर्वप्रथम एक शिक्षक अपने छात्र से बोलकर यानी प्रकृष्ट वचन देकर अपनी बात को संप्रेषित करने का प्रयास करता है। पहली प्रविधि, जिसको हम प्रवचन प्रविधि कहते हैं, संपूर्ण विश्व में आपको मिलेगी। लेक्चर मेथोडोलॉजी, लेक्चरिंग आपको दिखेगी। भारतीय संस्कृति में भी प्रवचन प्रविधि प्रथम स्थान पर स्थापित है। किंतु यदि हम प्रवचन की बात करें तो हम प्रकृष्ट वचन की बात करते हैं, उत्कृष्ट वचन की बात करते हैं, उत्कृष्ट ज्ञान की बात करते हैं। हम सिर्फ पुस्तक में लिखी बातों को संवाहित करने की बात नहीं करते, संप्रेषित करने की बात नहीं करते। दूसरी महत्वपूर्ण प्रविधि है प्रश्न प्रविधि, जिसको हम इंक्वायरी मेथोडोलॉजी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता एक जो हमारा ग्रंथ है वह कुछ और नहीं अपितु भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का अंश है। कुछ प्रश्न हैं अर्जुन के, जिनका उत्तर भगवान श्री कृष्ण देते हैं। अतः प्रश्न प्रविधि भी एक महत्वपूर्ण प्रविधि के रूप में स्थापित है। प्रश्नोपनिषद में पिप्पलाद के पास 6 जिज्ञासु आते हैं, 6 लोग आते हैं, 6 जिज्ञासु आते हैं, प्रश्न पूछते हैं और उत्तर पाकर साधना में आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न प्रविधि का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, उज्जवल उदाहरण है। कठोपनिषद की बात करें तो उसमें नचिकेत यम संवाद शैक्षिक संसृष्टि की योग यात्रा है। नचिकेत और यम का संवाद, कृष्ण अर्जुन का संवाद। पिप्पलाद के पास जो 6 जिज्ञासु आते हैं उनका संवाद, उनके प्रश्न और उनका उत्तर पाकर साधना में रत होना, इसका एक अत्यंत उज्जवल उदाहरण है। आत्मयोग और योग विधि के रूप में यह संवाद शिक्षा में अंतर यात्रा का पाथेय माना जाता है। बृहदारण्यक का याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद भी इसका ज्वलंत उदाहरण है। केनोपनिषद की बात करें, मुंडकोपनिषद की बात करें, इनमें परिप्रश्न प्रविधि का प्रायोगिक तथ्य मिलता है। अर्थात इसके साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं कि प्रश्न प्रविधि एक महत्वपूर्ण प्रविधि है, जिसके अंतर्गत प्रश्नों का उत्तर देकर गुरु अपने विद्यार्थियों का, अपने शिष्यों की शंकाओं का समाधान करता है, उनका शमन करता है। प्रायः यह देखने में आया है कि शिष्य ही प्रश्न पूछता है और गुरु उस प्रश्न का उत्तर देता है, किंतु ऐसा आवश्यक नहीं है। केवल शिष्य ही प्रश्न पूछे और गुरु उत्तर दे, ऐसी विधि हमारे उपनिषदों में नहीं है। शिक्षक भी सही प्रश्न पूछकर शिष्य को ज्ञान की सही दिशा में प्रेरित करता है। अर्थात जो गुरु है वह विद्यार्थी के अंदर वह जिज्ञासा उत्पन्न करता है कि वह प्रश्न पूछे। अर्थात कुछ प्रश्नों को अपने विद्यार्थी के समक्ष रखना भी गुरु का कर्तव्य है। प्रश्न प्रविधि का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि विद्यार्थी प्रश्न पूछे और गुरु उसका उत्तर दे। गुरु भी प्रश्न अपने विद्यार्थियों के समक्ष रख सकता है और उनके विचारों को जानने का प्रयास कर सकता है, उनको अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना गुरु का परम धर्म है। सही प्रश्न पूछकर शिष्य को ज्ञान की सही दिशा में प्रेरित करना आपका कर्तव्य है। शंका, जिज्ञासा से परे परिप्रश्न तक की यात्रा
इस विधि में प्रमुख रूप से आती है। इन सभी के माध्यम से सही प्रश्न तक शिष्य को संबोधित करना, सम्यक चिंतन के साथ ही तप द्वारा अनुभूति के लिए प्रेरित करना और क्रमशः एक एक सोपान चढ़ते हुए उच्चतर स्तर तक ले जाना ही आपका कर्तव्य है। जब आप उस एक एक सोपान चढ़ते हुए उच्चतर स्तर तक ले जाएंगे तो उस विद्यार्थी को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वर्तमान प्रणाली में केवल मूल्यांकन के लिए प्रश्न का प्रयोग किया जाता है। हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, और यदि हम अपने प्रश्न पत्रों को देखें तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के प्रथम स्तर पे, प्रथम सोपान पर हम खड़े हैं। हमारे सारे प्रश्न क्या, कहां, कैसे, क्यों है। हम कभी ये नहीं प्रश्न करते कि आपने यह सृजित करना है, सृजन की बात नहीं करते हम। क्या, क्यों, कैसे परिभाषित करें, सिर्फ इन प्रश्नों तक रहते हैं। इसे बदलकर अनुभूति की प्रेरणा रूप में प्रश्न का प्रयोग ही भारतीय विधि है। भारतीय प्रविधि का कदापि अर्थ नहीं है कि सिर्फ विद्यार्थी प्रश्न पूछे। गुरु भी प्रश्नों को रख सकता है और विद्यार्थी को उसके विकास की यात्रा में, उसके ज्ञान अर्जन की यात्रा में उसका मार्गदर्शन करना उसका धर्म होता है। शिक्षक शिक्षा में इन तंत्रों को प्रशिक्षण में समावेश करना होगा, अर्थात लेक्चर, या जिसे हम लेक्चर प्रविधि कहते हैं, लेक्चर मेथोडोलॉजी कहते हैं, उसके साथ प्रश्न प्रवचन के साथ प्रश्न प्रविधि भी एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। अन्य प्रविधियों की चर्चा मैं अपने अगले व्याख्यान में आपके समक्ष करूंगा। आशा है कि आपको उपनिषदीय आधार पर भारतीय शिक्षण प्रविधि के बारे में मेरी इस व्याख्यान से आनंद आया होगा। आप सभी का धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।